हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा कल के पार्ट में मुझे एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि इस एफ में टॉप कौन है। तो ऑफकोर्स सी बात है, इसमें टॉप लान वांगजी है। और जिसे नहीं पता मैं उसे दोबारा से बता दूं कि मेरे इस चैनल पे टॉप लान वांगजी और जो मैंने दूसरा चैनल बनाया है उसमें टॉप वीइंग वाले ही एफ आएंगे। यानी कि यहाँ पे कोई टॉप वीइंग वाला एफ नहीं आने वाला और मेरे सेकंड चैनल पे कोई टॉप वांगजी वाला एफ नहीं आने वाला। अगर आप लोगों को टॉप वांगजी देखना है तो आप इसे देखिए, और अगर आपको टॉप वीइंग देखना है तो आप दूसरे चैनल पे भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं हमेशा ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखती हूँ। तो चलिए आज की पार्ट को यानी कि देयर सीक्रेट लाइफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को जब बताता है कि उन्हें कल हॉस्पिटल जाना है तो विंग, जो कि अभी थोड़ा बहुत सा इरिटेटेड सा एंग्री सा फेस बनाए हुए था जानबूझ के, उसके फेस पे ऑटोमेटिकली सैड वाला जो एक्सप्रेशंस थे ना वो आ चुके थे, क्योंकि उसे कभी भी हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं आया। क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद उसको हमेशा ही एक ही रिजल्ट मिलता था जिसको वो सुनने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहता था। लेकिन जाना भी ज़रूरी था, अगर उसे कम्प्लीटली ठीक होना है तो जाना ज़रूरी है। इसलिए उसने वांगजी की बात को एग्री करते हुए इसी के साथ वो दोनों आराम से एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी लगभग 5 बजे उठ जाता है, लेकिन विंग हर रोज़ की तरह ही आज भी वो लेट ही उठने वाला है, क्योंकि उसे पता है सुबह सुबह उसने कोई ज़्यादा काम करना है नहीं। अगर वो 8 बजे भी उठता है तो भी वो 9 बजे तक आराम से फ्रेश होके नहा धो के तैयार हो सकता है और ऑफिस जाके उन्होंने ब्रेकफास्ट करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए वो अपनी नींद को आराम से ले रहा था। सुबह 5 बजे वांगजी के उठ जाने के बाद वो जिम जाता है, अपने कुछ काम कर लेता है। उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब अपने जितने पर्सनल काम उसने करने थे 8 बजे वो विंग को उठा देता है। ये उसका डेली रूटीन था जब से विंग उसके घर में आया था। हालांकि उसने विंग को सजेस्ट किया था कि वो भी उसके साथ जिम ज्वाइन कर ले, लेकिन विंग एक एक्सक्यूज़ दे के वहाँ पर से पीछे हट गया था कि वो फिट एंड फाइन है, उसको किसी भी तरीके से जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है तो तुम जाके कर सकते हो, मुझे जिम की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ लान वांगजी फिर से हार मानते हुए उसने अकेले ही जिम जाने का फैसला किया था और वांग विंग उसकी रूम में लौटने तक आराम फरमाता था। वांगजी सुबह सुबह विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए उसको हल्की सी गुदगुदी करते हुए उठाते हुए बोलता है कि तुम्हें आज थोड़ा जल्दी उठना होगा, क्योंकि हमें ऑफिस जाने से पहले हॉस्पिटल जाना है, तुम्हें याद है ना। तो विंग वैसे तो उठने में बहुत ज़्यादा नखरे करता था, लेकिन जैसे ही उसने सुना हॉस्पिटल तो उसकी नींद यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर जा चुकी थी, क्योंकि अब तो उसे नींद आने में से नहीं थी। इसलिए उठने के बाद उसने अपने आप को फ्रेशन अप करने के बाद रेडी हो जाने के बाद लगभग आज 8:30 बजे ही वो दोनों घर से निकल चुके थे, क्योंकि उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में थी और उसके बाद उन्हें ऑन टाइम ऑफिस भी पहुंचना था। इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल जाने का जो था वो पहले रख लिया था, यानी कि 8:30 बजे से 9 बजे से पहले ही उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना था। हॉस्पिटल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही उनका हॉस्पिटल था, इसलिए उन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना था और वो लगभग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। लगभग 1 घंटा हॉस्पिटल में निकाल देने के बाद फाइनली वो दोनों अपने ऑफिस के लिए जा चुके थे। विंग फिर से रोज की तरह हॉस्पिटल से आने के बाद सेट था, लेकिन शायद आज थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि वांगजी उसके फेस को देख के ये कह सकता था कि रेदर देन अदर डेज आज कुछ ज़्यादा ही विंग परेशान होता दिख रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने सुना ही कुछ ऐसा था कि विंग का सैड होना तो बनता है। लगभग 15 से 20 मिनट और ड्राइव कर लेने के बाद वो दोनों ही अपने ऑफिस पहुंच चुके थे। वांगजी जो कि डेली की तरह सभी को गुड मॉर्निंग तो विश करता है, लेकिन विंग अब आज एक अलग ही ख्वाबों में खोया हुआ था, जिसकी वजह से वो मॉर्निंग विश नहीं कर पाया और वांगजी के पीछे पीछे एकदम खोया हुआ सा वो आज चल रहा था। और ये देख लेने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्या कुछ हुआ है, या कुछ विंग और वांगजी के बीच में लड़ाई हुई है, या कोई और बात है जिसकी वजह से विंग इतना अपसेट है। एटलीस्ट उसे हमें विश तो करना चाहिए था। ये सारे
एम्प्लॉयज़ की आदत बन चुकी थी सुबह सुबह दो वॉइसेस को एक साथ सुनने की, लेकिन आज उन्होंने एक सिंगल वॉइस सुनी थी। और ये देख लेने के बाद तो वांग जी भी अब थोड़ा बहुत टेंशन में आने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि विंग ने जो सुना है उसका प्रेशर वो अपने माइंड में लेने लगे। हालांकि ये बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वांग जी के लिए बड़ी नहीं है, लेकिन विंग के लिए तो बड़ी है ना। इसलिए विंग जैसे ही अपने कैबिन में जाता है तो उसने डायरेक्टली अपने लैपटॉप को निकालते हुए अपने आप को बिजी करने की कोशिश की, लेकिन शायद उसका बिजी होना आज पॉसिबल नहीं था। थोड़ी थोड़ी देर में उसका माइंड डाइवर्ट होके वो एकदम गहरी सोचों में खो जाता था, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत अजीब सा फील होने लगा था। वो चाहता था कि विंग को एक अलग स्पेस दे, या फिर ये कहो कि विंग को एक अलग माहौल आज मिलना चाहिए था। लेकिन देखो ना, वो लोग फिर से ऑफिस में हैं। वांग जी ने अपनी सीट से उठते हुए अपने कैबिन के कॉर्नर पे जाके एक बटन प्रेस किया, जिसके चलते सारे के सारे कर्टन्स, मतलब पूरा का पूरा जो रूम था ना वो कर्टन से ब्लॉक हो चुका था। और अब विंग को पूरी फ्रीडम थी, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। हालांकि इस चीज़ को विंग ने अभी तक नोटिस नहीं किया था, लेकिन वांग जी नोटिस कर चुका था कि विंग की आंखों में हल्की हल्की सी नमी आने लगी है। वांग जी नहीं चाहता था जो आंसू विंग की आंखों से गिर रहे हैं ना वो उनको रोके, क्योंकि आंसू एक ऐसी चीज़ होती हैं जिसके चलते हम बिना किसी से बताए, किसी के साथ शेयर किए अपनी तकलीफ़ को खुद ब खुद बाहर निकाल लेते हैं। और देखते ही देखते अगले कुछ मिनट्स में ही विंग की जो आंखों की नमी थी ना वो अब उसके गालों से होते हुए उसके गले तक, इवन उसके गालों से टपकते हुए उन फाइल्स पे जाने लगी थी जो कि उसके सामने रखी हुई थी। कुछ हार्ड कॉपीज़ थी, कुछ पेपर्स की हार्ड कॉपीज़ थी उसके सामने, जिनको वो चेक कर रहा था अपने लैपटॉप के साथ, उनको मैच कर रहा था। लेकिन शायद वो भूल चुका था कि आज वो इस माइंडसेट में है ही नहीं कि कुछ भी चेक कर सके। और अननोइंगली ही सही, लेकिन उसके आंसू उन पेपर्स में जाके गिरने लगे थे। वांग जी के लिए अब ओवर हो रहा था। अपने हस्बैंड को इस तरीके से देखना उसको बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उसने पहले ही पूरे के पूरे रूम को कर्टन से ब्लॉक कर लिया था, लेकिन अब वांग जी ने विंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए उसकी चेयर को थोड़ा पीछे की तरफ पुल किया और विंग को अपने आर्म्स में लेते हुए पहली बार वो एक साथ अपने प्राइवेट रूम में गए थे, जिसमें शायद ही आज तक वो कभी एक साथ गए हो। ये उनके लिए लाइफ में पहली बार था। इन 6 से 7 सालों में शायद ये पहली बार होगा जब वो दोनों ही इस रूम को एक साथ यूज़ कर रहे थे। उस प्राइवेट रूम में जाते ही वांग जी ने विंग को उस बेड में रख लिया और विंग ने वांग जी को बहुत टाइटली अपने गले से लगा लिया। लेकिन वांग जी ने विंग को सहलाते हुए अपने आर्म्स में लेते हुए उसको काम डाउन करने की कोशिश की, लेकिन शायद विंग अब काम डाउन होने वालों में से नहीं था, क्योंकि अब वो और भी ज़्यादा खुल के, या ये कहो कि चिल्ला चिल्ला के रोना चाहता था। और उसने वही किया। वांग जी ने बटन प्रेस करते हुए पूरे रूम को साइलेंस मोड में रख दिया था, या ये कहो कि साउंड प्रूफ बना दिया था, जिसके चलते अंदर की कोई भी आवाज़ बाहर ना जा सके। जैसे ही वांग जी ने ऐसा किया तो विंग समझ चुका था कि वांग जी उसको फ्रीडम दे रहा है कि अगर वो रोना चाहता है तो रो सकता है। वांग जी भी विंग को अपने आर्म्स में लिए हुए बेड में बैठा हुआ था, और वही विंग था जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर चुका था। और विंग को इस हालत में देख के वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वांग जी जब काम डाउन होने लगा तो उसने विंग को अपने से दूर करते हुए उसके गालों पे अपने थंब को रब करते हुए उसके आंखों से बहते हुए उन आंसुओं को साफ करते हुए बोला, बस करो विंग, इतना काफ़ी है, इतना रो लेना काफ़ी है। और तुम किस बात पे रो रहे हो? मुझे नहीं लगता कि वो बात रोने वाली थी। तो विंग ने वांग जी को रिप्लाई करते हुए बोला अपनी रुआसी आवाज़ में कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि वो बात रोने वाली नहीं है? लेकिन मेरे लिए वो बात बहुत बड़ी है। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग कंप्लीट हो सकते हैं? तो वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींचते हुए दोबारा से उसको अपने गले से लगाया और उसके बाद बोला, हम दोनों साथ हैं, बस यही एक चीज़ हमें कंप्लीट करती है, किसी और का होना हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं है विंग। विंग ने थोड़ी देर और लगाई और फाइनली वो धीरे धीरे काम डाउन हो रहा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी जो कि उसको इस वक्त फील हो रही थी, और वो था गिल्ट, क्योंकि उसकी वजह से वांग जी कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। उसकी मैरिड लाइफ वैसी नहीं थी जैसे कि अदर कपल्स की होती है। बहुत ज़्यादा प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग, हर एक चीज़ होने के बावजूद भी उनकी मैरिड लाइफ परफेक्ट नहीं थी। इसी के साथ इस गिल्ट के चलते विंग ने वांग जी को उसके चेस्ट पे ही सर छुपाते हुए
बस 2 शब्द बोले, आई एम सॉरी, जिसको सुनने के बाद लान वांगजी को एक अजीब सा शार्प सा पेन अपने हार्ट पे हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद विंग जो अभी तक छुपा रहा था ना, आज तक छुपा रहा था, फाइनली उसकी आंखों से, उसके शब्दों से वो बाहर आ रहा था। वांगजी ने फिर से विंग को अपने से थोड़ा दूर करते हुए, उसके गालों को अपने हाथों में लेते हुए, डायरेक्टली उसके आंखों में आंखें डालते हुए सिर्फ एक चीज़ बोली, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है विंग। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हर एक की लाइफ में हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी की लाइफ में नहीं होती, और हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में भी होंगी, जो आज नहीं है तो कल होंगी, कल नहीं है तो परसों होंगी। कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को कभी जल्दी मिल जाती है तो कभी लेट मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मिलता नहीं है। हाँ, तरीका अलग हो सकता है, ज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हारी लाइफ में ज़रूर आएगा, और चिंता करने की बात नहीं है। डॉक्टर ने इसमें कोई श्योरिटी नहीं दी है, उन्हें भी पूरा विश्वास नहीं है कि जो उन्होंने बोला है वो हो सकता है या नहीं। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, तो चलिए हम चलते हैं। लगभग 6 महीने पहले जब विंग की इस ऑफिस में तबीयत खराब हुई थी और वांगजी उसको अपने आर्म्स में लेके हॉस्पिटल गया था, तो चलिए एक छोटे से फ्लैशबैक के साथ चलते हैं पीछे। हॉस्पिटल जाने के बाद विंग का चेकअप हुआ था, जिसमें विंग की कुछ रिपोर्ट्स थी जो कि अब नॉर्मल थी, यानी कि जो कि नॉर्मल नहीं थी। डॉक्टर ने इंतज़ार किया था विंग के होश में आने का, और फाइनली विंग, वांगजी और वांगजी के पेरेंट्स के सामने डॉक्टर ने डिस्कस किया था कि विंग के साथ क्या दिक्कत है। एक्चुअल में विंग के साथ प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, तो तब विंग ही था जो ड्राइव कर रहा था, और विंग अपने पेरेंट्स को बचाने के चक्कर में खुद पे इतना ध्यान ही नहीं दे पाया कि उसको ये समझ ही नहीं आया कि कब स्टीयरिंग व्हील से वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से टकराया था कि उसका पेट जो है ना, वो एकदम स्टीयरिंग व्हील से लगा था, और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ था। उस वक्त विंग लगभग 2 हफ्ते तक कोमा में रहा, और होश में आ जाने के बाद उसको इस चीज़ के बारे में सोचने का उसने टाइम ही नहीं लिया कि अपने बारे में सोचे या अपने हेल्थ के बारे में सोचे। और जब तक वो अनकॉन्शियस था उसके कोई भी टेस्ट नहीं हुए थे, और होश में आ जाने के बाद विंग ने इसका किसी को भी कोई मौका नहीं दिया कि वो उसके टेस्ट कराए, उसके ऊपर ध्यान दे, और यहाँ तक कि उसको अपने आप में कोई फीलिंग भी नहीं हो रही थी कि वो सही है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ थी जो उसको कभी कभार फील हुआ करती थी, वो था उसको स्टमक एक, यानी कि पेट में दर्द, एक अलग ही तरीके का पेट दर्द। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है जो उसके अंदर बहुत बुरी तरीके से टूटा है, और अभी तक वो ठीक नहीं हो पाया है। विंग को पहले पहले लगता था कि शायद ये उसके एक्सीडेंट की वजह से हैं, और बाद में लगा था कि शायद वो खाना स्किप कर रहा है, कभी कभार वो ओवर स्पाइसी चीज़ें खा लेता है, और ऑयली चीज़ें खा लेता है, इसकी वजह से उसको एसिडिटी हो रही है, तो शायद ये इसकी वजह से हो सकता है। वो पेन किलर्स लेता था तो वो नॉर्मल हो जाता था, और इसी के साथ उसके लगभग 6 महीने निकल चुके थे, और 6 महीने के बाद फाइनली जब वांगजी के आर्म्स में फेंट हुआ था, तो तब जाके डॉक्टर ने उसको चेकअप किया था, और उसकी रिपोर्ट में क्लियरली शो हो रहा था कि उसकी जो वॉर्म है ना, उसमें बहुत बड़ी इंजरी हुई है, जिसके चलते वांगजी और विंग के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी वहाँ पे डॉक्टर ने बताया था कि सेक्सुअल एक्टिविटी अभी विंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, यानी कि इसीलिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि अभी उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन विंग और वांगजी पहले ही बहुत कुछ सुन रहे थे, लाइक फोर्स मैरिज, इन दोनों को ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ बांधा जा रहा है। इसीलिए वांगजी ने विंग से प्राइवेटली बात करने की सोची, और प्राइवेटली बात करने के बाद वांगजी ने डिसाइड किया कि जब तक पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है वो कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाएंगे, किसी भी तरीके के फिजिकल रिलेशनशिप वो नहीं बनाएंगे। इस बात पे विंग भी एग्री हो गया था, लेकिन विंग को कुछ अलग सा फील होने लगा था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसको शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर वांगजी को उसके राइट्स नहीं मिलते हैं, उसको एक मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिलता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर से उसका इंटरेस्ट हट जाए और किसी और को वो ढूंढने लग जाए। ये चीज़ें विंग को बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब फील कराती थी। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने क्लियरली बोला था कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वॉर्म तो ख़राब होगी ही होगी, पूरी तरीके से
डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि विंग की जान पे भी बात बनाए। वांग जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए विंग के लिए एक सेपरेट रूम का इंतज़ाम कराया था, जिसके चलते वो कभी बाय एनी चांस अनकंट्रोल हो भी गया ना तो भी मतलब कोई ऐसे चांस उसने लिया ही नहीं कि वो अनकंट्रोल हो सके और विंग को किसी भी तरीके से फोर्स कर सके। ये कहो कि विंग को सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किसी भी तरीके से वो फोर्स कर सके। विंग को ये मान्य था, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी अगर वो ऐसी कुछ हरकतें करते हैं तो एक इंसान की ज़िंदगी की बात है और वो मेरी खुद की ज़िंदगी की बात है। शादी के बाद विंग और वांग जी ने सेपरेट रूम्स में रहना ही सही समझा और रूम्स मतलब जब शादी हो चुकी थी तो उन्होंने लगभग 1 महीने तक यही कंटिन्यू किया। लेकिन हाँ, वांग जी ने उस दौरान विंग का ध्यान पूरा का पूरा रखा था। हालांकि उसका मतलब जो बोलना था ना वो थोड़ा कम था, उतना नहीं बोलता था जितना वो आज बोलता है, लेकिन हाँ फिर भी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई थी। लेकिन 1 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वांग जी को विंग को नाइट में अकेला छोड़ना बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ। एक रात जब वांग जी अपने कमरे से किचन की तरफ बढ़ रहा था पानी पीने के लिए, सेकंड फ्लोर पे वांग जी का कमरा था और फर्स्ट फ्लोर पे ही विंग का कमरा था, लेकिन वो देखता है कि विंग मतलब कुछ सिसकियाँ सी ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो नाइटमेयर्स उसे आ रहे हैं। तो वांग जी विंग के डोर को ओपन करते हुए उसके रूम में जाता है तो वो पाता है कि विंग नाइटमेयर के साथ साथ उसको हाई फीवर भी हो चुका है। इसके लिए उसको रात भर वहाँ पे बैठ के विंग का ध्यान तो रखना पड़ा, साथ ही साथ वो एक तरह से डर भी गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम भी वो कुछ इसी तरीके के सीन देखे। इस बार तो लकीली अपने रूम से बाहर आ चुका था, लेकिन अगली बार ना आ पाए और सुबह उठते उठते उसे विंग कुछ अलग स्थिति में मिले तो तब वो क्या करेगा। वो विंग को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे से वो दोनों ही एक ही रूम में रहेंगे। इसीलिए उसने विंग से नेक्स्ट डे जब बात की तो विंग भी इस बारे में बात मान चुका था। धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद ही उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी चीज़ें चलने लगी थी ना कि मानो उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कभी एक ही कम घर में तो सेपरेट रूम्स में रहते थे। उनको ऐसा लग रहा था कि वो इसी रूम में हमेशा से ही न जाने कितने सालों से रह रहे हैं। और इसी बीच वांग जी ने विंग को फाइनली कन्फेस भी कर दिया था, अपने प्यार का इजहार भी कर लिया था। लेकिन फिर से बात एक ही थी कि वो किस कर सकते थे, एक दूसरे को कडल कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते थे। और वांग जी ने भी विंग को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उसने अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। ऐसा नहीं था कि उसके मन में कभी कोई इच्छा नहीं हुई। अगर इंसान मैरिड है, उसका हस्बैंड, उसका पार्टनर उसके सामने है तो ऑफ कोर्स सी बात है, और वो भी तब जब उसका रिश्ता किसी उतार चढ़ाव पे नहीं है, तो ऑफ कोर्स सी बात है उसको अपने पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ डिजायर्स तो होंगी। लेकिन उन डिजायर्स को कंट्रोल में करना ही वांग जी ने बहुत अच्छे से सीख लिया था। और इसी के साथ लाइफ चलते चलते उनकी ये जो एक गोल्ड सीईओ और वर्कहॉलिक पीए का जो वो था ना, एक कैरेक्टर था ना, वो घर के अंदर कम्प्लीटली चेंज हो गया था। उस दिन के बाद से उन दोनों ने बहुत कम चीज़ें ऐसी थी जो ऑफिस की उस घर के अंदर की थी। उसके बाद से वो अपना क्वालिटी टाइम वही बिताया करते थे और बहुत सारा बहुत टाइम ऐसा होता था जब वो नाइट के टाइम पे डेट्स पे भी जाया करते थे, अपने डेट्स को एंजॉय भी किया करते थे। अपने घर में ही कितनी बार वो अपनी डेट्स प्लान किया करते थे, अपने घर के खाने के साथ, अपने घर में मूवी देख लेने के साथ, अपने गेम्स खेल लेने के साथ, एक दूसरे को परेशान कर लेने के साथ, एक दूसरे से लड़ झगड़ के न जाने कितनी चीज़ें थी वो इंजॉय किया करते थे। बस एक ही चीज़ थी जो अभी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली डॉक्टर ने जो 7 महीने दिए थे उनमें से 6 महीने कंप्लीट हो चुके थे और आज डॉक्टर ने उन्हें एक चीज़ बोली थी कि शायद नेक्स्ट मंथ में आप लोग फिज़िकली जो अटैच होते हैं ना एक दूसरे से, या ये कहो कि फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए तो पूरी तरीके से कंप्लीटली आप लोग वो कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विंग कभी भी कंसीव कर पाएगा। इसके चांसेस सिर्फ 30% है, 70% चांसेस हैं कि विंग कभी भी कंसीव नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ विंग को एक बहुत बुरी तरीके से तोड़ के चली गई, क्योंकि विंग ने पहले तो उसने इतने टाइम तक इंतज़ार किया और साथ ही साथ अब ये
कि वो अपने बेबी को कभी जन्म ही नहीं दे सकता, और ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा तोड़ चुकी थी। लेकिन उसके पास उसका हस्बैंड था जो कि उसे इस तरीके से टूटते या बिखरते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था अपने और विंग के कंप्लीट होने का, लेकिन हाँ, अगर वो नहीं हो पाते हैं तो इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं है। बच्चा होना नहीं होना ये किस्मत की बात है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में ना जाने कितने कपल्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बेबीज़ नहीं आते। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सैरोगेसी, अडॉप्शन या फिर बिना बेबी के भी रह सकते हैं। यही चीज़ वांग जी विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था, और विंग एकदम चुप होकर वांग जी की बात सुन रहा था। लेकिन वांग जी की बात सुनते सुनते फिर से विंग ने अपने मुंह से शब्द निकाले तो बस यही कि आई एम सॉरी। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पार्टनर होने के बावजूद भी तुम्हें वो सुख नहीं मिल पा रहा है जो कि तुम्हें मिलना चाहिए था। वांग जी ने विंग को फिर से अपने आर्म्स से दूर करते हुए, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, उसके शोल्डर्स को पकड़ते हुए से फिर से ये चीज़ समझाना शुरू किया कि वो क्या सोचता है। वांग जी ने अपने शब्दों को बाहर निकालते हुए बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विंग कि मेरे मन में तुम्हें लेके कभी कोई लस्टफुल चीज़ नहीं आई है। मेरे अंदर भी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, लेकिन हाँ, वो डिज़ायर्स मेरे ऊपर कभी हावी नहीं हुई। मैं अपने आप को कंट्रोल करना जानता हूँ, और जहाँ पे बात हुई कि मुझे कंप्लीट करने की, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं चाहिए था। और रही बात बेबी की, तो डॉक्टर ने बोला है कि इसके सिर्फ 30% चांसेस, सॉरी 70% चांसेस हैं कि तुम कंसीव नहीं कर सकते। 30% चांसेस अभी भी हैं कि तुम कंसीव कर सकते हो, और अगर बाय एनी चांस तुम नहीं भी कर पाए तो भी हम सैरोगेसी कर सकते हैं। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सैरोगेसी से किसी और के थ्रू अपने बेबी को जन्म दिलवाऊँ तो भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अभी मुझे नहीं लगता कि हम लोग बेबी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मुझे लगता है कि हम छोटे बेबीज़ को नहीं पाल पाएंगे, और अगर मेरी मानो तो मुझे तो लगता है कि हमें बेबीज़ अडॉप्ट ही कर लेने चाहिए, और वो भी 4 से 5 साल के। एटलीस्ट वो इतने समझदार तो होते हैं कि अगर हम उन्हें ना बोले तो वो समझ जाएं, हम उन्हें हाँ बोले तो वो समझ जाएं। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में ही इतनी कैपेसिटी है कि हम छोटे बेबी को संभाल सकें। और मुझे लगता है कि शायद भगवान जो करते हैं ना, सही के लिए करते हैं। हमारी किस्मत पे जो होगा वो अच्छा ही होगा। अभी तक हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। इसी के साथ वांग जी ने विंग को फिर से अपने आर्म्स में लेते हुए बेड में अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में सुलाते हुए विंग को आराम से सुलाने की कोशिश की। लेकिन उसे याद आता है कि उनके पास सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि एक तो उन्हें ऑफिस का काम पूरा करना है और आज नाइट में उनकी डेट भी है। इसलिए वांग जी ने डिसाइड किया कि विंग को आराम से यहाँ पे सुला लेने के बाद वो अपने काम को कंप्लीट करेगा। लेकिन विंग को नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि डॉक्टर की कही हुई बात उसके दिमाग में अभी भी घूम रही थी। भले ही वांग जी कितनी भी कोशिश कर ले उसको ये एहसास दिलाने की कि जो कुछ भी हमारे पास है उतना इनफ है, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी एक ग्रीडीनेस ना अपने बेबी के लिए उसके मन में आ ही रही थी। वो सोच ही रहा था कि काश ये विश मेरी पूरी हो ही जाती, लेकिन विश पूरी होगी या नहीं ये तो फिलहाल ना मैं जानती हूँ, ना वांग जी जानता है, ना विंग जानता है, और ना वो डॉक्टर जानता है जो कि विंग का अभी तक ट्रीटमेंट कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप कि कल इस FF का लास्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।